अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन्डिस के बारे में, ठीक है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे एंड इसकी बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ जॉन्डिस। बेसिकली जॉन्डिस इज़ द येलो डिस्कलरेशन। आपके पास ना क्या हो जाता है, येलो कलर आ जाता है किसके ऊपर, येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा। स्क्लेरा में स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, इनका क्या होता है, येलो कलर आ जाता है इनके ऊपर, ठीक है। किसकी वजह से? ड्यू टू द हाइपर बिलीरुबिनीमिया। हाइपर बिलीरुबिनीमिया का मतलब क्या? इंक्रीज बिलीरुबिन इन जो है ना आपके पास क्या बॉडी। अब ये आपको ना अभी समझ में नहीं आएगी डेफिनेशन, जब आपको पूरा इसका पाथवे या फिर जो है ना इसकी फिजियोलॉजी एंड थोड़ी सी पैथोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी, तो आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन थी एंड एग्ज़ाम में ना इसकी पूरी की पूरी स्टेशन लगती है, ठीक है। जो मैंने सारा बताऊंगा कैसे जो है ना पूछते हैं इसका। उसके बाद आ जाए इसका ना नॉर्मल जो है ना फ्लो क्या होता है बाइल का, ठीक है। अब बाइल आपके पास ना बनता है कहाँ पर, जहाँ पर ना हेमोलिसिस होती है, वो मैं बताऊंगा कि जो है ना कैसे बनता है बाइल, ठीक है, अभी बताऊंगा। पहले इसको पूरे पाथवे को समझ लें। लेट सपोज बाइल आपके पास आ गया जो है ना ब्लड में से आया इनटू द लिवर। लिवर में आएगा, यहाँ पर इसकी कॉन्जुगेशन होगी एंड यहाँ पर ये हेपेटोसाइट में आएगा, ये हेपेटोसाइट है। उसके बाद ये आएगा इनटू दिस वन। ये आपके पास क्या है, बाइल कैनालिक्यूला है। बाइल कैनालिक्यूला है, ये आपने पढ़ा होगा, एनाटॉमी में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। कि जो ना ये बाइल कैनालिक्यूला मिलके आपके पास क्या बनाते हैं, हेपेटिक डक्ट्स बनाते हैं। एक आता है आपके पास क्या, राइट हेपेटिक डक्ट एंड दूसरा आता है आपके पास क्या, ये वाला जो है ना लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। ये पूरा का पूरा ना इसका फ्लो है बाइल का, ठीक है। बाइल कैनालिक्यूला है, उसके बाद राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ पर ये वाला डक्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्या? कॉमन हेपेटिक डक्ट। और उसके बाद ये क्या, गाल ब्लैडर है। ये क्या है, गाल ब्लैडर है। गाल ब्लैडर का एक डक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलके क्या बनाएंगे, कॉमन बाइल डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट मिले, सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पर मिल गए। उसके बाद ये क्या बनाएंगे, ये वाला डक्ट कॉमन बाइल डक्ट। एंड ये कॉमन बाइल डक्ट आपके पास आएगा इनटू द पेंक्रियास एंड पेंक्रियास में एक डक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, पेंक्रियाटिक डक्ट, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, सॉरी मेन पेंक्रियाटिक डक्ट। मेन पेंक्रियाटिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट मिलके क्या बनाएंगे, ये वाला एक जो है ना एम्प्यूला बनाएंगे। इसे हम बोलते हैं क्या, एम्प्यूला ऑफ वेटर। क्या? एम्प्यूला ऑफ वेटर, या फिर इसे हम हेपेटो पेंक्रियाटिक एम्प्यूला भी बोलते हैं, हेपेटो पेंक्रियाटिक एम्प्यूला, ठीक है। ये अगर यहाँ पर खुल जाएगा इनटू द ड्यूडिनम एंड ड्यूडिनम में ये यहाँ पर खुलता है इनटू द ड्यूडिनम, ड्यूडिनम एंड ड्यूडिनम में भी कहाँ पर जो है ना मेजर पेपली में, सेकंड मेजर पेपली में, ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में। लेकिन कहाँ पर सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, कहाँ पर, मेजर ड्यूडिनल पेपली में, ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में ये ओपन होता है। तो ये आपसे पूरा जो है ना इसमें से आपसे कॉमन एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइक आपके पास जो एक सिस्टिक डक्ट कैसे बनता है, कॉमन बाइल डक्ट कैसे बनता है, हेपेटोपेंक्रियाटिक एम्प्यूला कहाँ पर ओपन होता है एंड कैसे बनता है, ये आपसे एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, इसका नॉर्मल फ्लो है बाइल का। अभी आ जाए ना जो है ना इसकी फिजियोलॉजी क्या है एंड इसकी थोड़ी सी पैथोलॉजी। पैथो को मैं थोड़ा सा टच करूँगा, लेकिन मेन जो बात करूँगा मैं बायोकेमिस्ट्री एंड जो है ना फिजियोलॉजी की बात करूँगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब देखिए मैंने क्या कहा था, हेमोलिसिस होगी। अब देखें हेमोलिसिस की वजह से आपके पास ना बिलीरुबिन कैसे बनता है और आपके पास जॉन्डिस कैसे होती है, उसकी वजह से मैं आपको पूरा अभी पहले नॉर्मल पाथवे बताता हूँ, उसके बाद इसकी जो है ना बताता हूँ कि ये कैसे होता है, ठीक है, जॉन्डिस। लेट सपोज ये कि आरबीसी है, नॉर्मल आरबीसी की लाइफ कितनी होती है, 120 डेज़। लेट सपोज दिस आरबीसी जो है ना इसकी एज क्या है आपके पास, ग्रेटर देन 120 डेज़। तो आपको ये पता होगा आरबीसी की हेमोलिसिस कहाँ पर होती है,
नॉर्मल आपके पास जब आपके पास 120 डेज से ज़्यादा हो जाए तो स्प्लीन में होती है। ये कि आपके पास स्प्लीन है। ये आरबीसी यहाँ पर हेमोलिसिस होगी इसकी। जब ये आरबीसी यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा तो ये कन्वर्ट होता है किसमें, इनटू द, इसमें से निकलता है आपके पास क्या, हीमोग्लोबिन प्रोटीन निकलता है। एंड आपके पास दूसरा इसमें से क्या निकलता है आपके पास, इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो इसमें से आपके पास एक तो प्रोटीन आएगा, सेल मेम्ब्रेन एंड हीमोग्लोबिन। अब देखिए जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में आपके पास क्या होता है, फास्फोलिपिड्स होती हैं, लिपिड पूरी की पूरी लिपिड्स होती हैं। तो लिपिड्स आगे ब्रेक डाउन होगी क्या बनाएंगी, फ्री फैटी एसिड्स बनाएंगी, ठीक है। एंड सेल मेम्ब्रेन में आपके पास थोड़े से प्रोटीन भी होते हैं। तो प्रोटीन आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनटू द अमीनो एसिड्स में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आरबीसी में थोड़े से प्रोटीन भी होते हैं, वो प्रोटीन आपके पास अलग से अमीनो एसिड्स में जो है ना कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी बच गया आपके पास क्या, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में आपके पास क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं। एक आता है आपके पास क्या, हीम, एंड दूसरा आता है आपके पास क्या, ग्लोबिन। एंड हीम आपके पास क्या होता है, टेट्रा पायरोल जो है ना उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका क्या, टेट्रा पायरोल रिंग होती है उसमें। लेट सपोज दिस जो टेट्रा पायरोल रिंग, ये सेंटर में आपके पास इसमें आता है क्या, आयरन आता है, ये आयरन है। एंड ये क्या आपके पास टेट्रा पायरोल रिंग है। उसके बाद ये जो आप टेल की तरह जो है ना एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपके पास क्या, ग्लोबिन है। ये क्या पूरा हीम, ये क्या ग्लोबिन, ये बन गया आपके पास क्या, हीमोग्लोबिन। अब जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन। तो जब इसकी फर्दर ब्रेकडाउन होगी तो ग्लोबिन आपके पास क्या है, प्रोटीन है। तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू द अमीनो एसिड्स। यहाँ पर ये मैंने एरो दिया हुआ है, ये अमीनो एसिड्स में आ गया। बाकी यहाँ पर क्या बच गया, ये वाला हीम वाला पार्ट बच गया, क्या, हीम बच गया, ठीक है। एंड जब हीम की फर्दर हीम में से भी आपके पास यहाँ से क्या हो गया, आयरन निकल गया। अच्छा, आयरन यहाँ पर नहीं निकलेगा, आयरन को यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गया हीम। अब हीम कन्वर्ट हो जाएगा किस में, इनटू द बिलीवर्डिन में। एंड आयरन इसमें से निकल जाएगा, क्या, आयरन इसमें से निकल जाएगा, क्या, आयरन इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। हीम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू द बिलीवर्डिन नॉट द बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन एंड आयरन। यहाँ पर एक एंजाइम होता है हीम ऑक्सीजनेस, ये इसको रिएक्शन को करवाता है, ठीक है। हीम ऑक्सीजनेस एंजाइम आप याद नहीं करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जो बिलीवर्डिन है, बिलीवर्डिन आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द बिलीरुबिन। यहाँ पर एंजाइम होता है बिलीवर्डिन रिडक्टेस। यहाँ पर एंजाइम होता है आपके पास क्या, बिलीवर्डिन रिडक्टेस, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या बन गया, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन ऐसे बनता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इस पार्ट को थोड़ा सा छोड़ दें। ये जो आयरन बच गया है इसको हम ना थोड़ा सा सॉल्व करें कि ये इसका जो है ना पाथवे क्या होता है। अब आयरन यहाँ पर मिलेगा किसके साथ, इस प्रोटीन के साथ, एपोफेरेटिन के साथ। आयरन एंड एपोफेरेटिन मिलेंगे, ये आयरन आ गया एंड एपोफेरेटिन, ये दोनों मिलेंगे। एंड ये दोनों यहाँ पर आके बनाएंगे क्या, फेरेटिन। एंड फेरेटिन इज़ द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द आयरन, ये आपको पता है। एंड बहुत सारे फेरेटिन मिलके क्या बनाएंगे, हीमोसिट्रिन। हीमोसिट्रिन आपके पास क्या है, दिस इज़ आल्सो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द जो है ना आयरन, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, अच्छा अभी इतना जो है ना आप याद कर लें, ठीक है। अब जो बिलीरुबिन बन गया है, ये बिलीरुबिन आपके पास आएगा इनटू द ब्लड आपके पास, ठीक है। अब ये मैंने इसको स्टार से बनाया है। ये यहाँ पर ना आपके पास क्या है, ओनली बिलीरुबिन है, क्या, ओनली बिलीरुबिन है। यहाँ पर ये कॉन्जुगेट नहीं हुआ। बिलीरुबिन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपके पास क्या, कॉन्जुगेटेड, दूसरा होता है अनकॉन्जुगेटेड। यहाँ पर ये ओनली सिर्फ बिलीरुबिन है, तो इसे हम बोलेंगे क्या, यहाँ पर पर्टिकुलरली अनकॉन्जुगेटेड। ये इसकी सिग्निफिकेंस है, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब ये स्टार आपके पास आ गया इनटू द ब्लड वेसल। अब ये जैसे ही ब्लड वेसल में आया, ये ना यहाँ पर एक चीज़ पर सवार होता है। ये आपके पास क्या है, बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन्स आपके पास ना लिवर में से आते हैं। ये लिवर है, लिवर आपके पास क्या है, बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट करता है। ये आपके पास ब्लड में आ गए और ये इसको ना कैरी करके जाएंगे इनटू द लिवर। अब देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये बिलीरुबिन है, यहाँ पर ये एक प्रोटीन के साथ अटैच हो गया, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। नहीं, इसकी कॉन्जुगेशन लिवर में होती है, नॉट इन द ब्लड। सो दिस इज़ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, दिस इज स्टिल अनकॉन्जुगेटेड, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ से गया लिवर में। अब देखें ये आ गया, स्टार आ गया लिवर में। अब ये यहाँ पर इसकी क्या होगी, कॉन्जुगेशन होगी। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आपको दिख जाए। ये आ गया आपके पास अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन।
दिस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। कैसे? इस रिएक्शन में होगा क्या, यहाँ पर एड होगा किस, क्या, यूरिडीन डाइफॉस्फेट या यूरिडीन डाइफॉस्फेट। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के रिएक्शन में क्या होगा, यूरिडीन डाइफॉस्फेट एड होगी, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। और ये हेपेटोसाइट्स में हो रहा होता है प्रोसेस, ठीक है। एंड ये जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन को आपके पास एक एंजाइम करवाता है, उस एंजाइम को बोलते हैं हम क्या, ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम इसको रिएक्शन को करवाता है, इसे हम बोलते हैं क्या, ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। अब जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन बन गए, ये आपके पास ना इस हेपेटोसाइट्स में से आपके पास बिलियरी ट्रैक्ट में आ जाएगा। ये क्या आपके पास सेम यही वाला पाथवे था, बाइल कैनालिक्यूलाई एंड राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये क्या है, बाइल कैनालिक्यूलाई, ये राइट हेपेटिक डक्ट है, ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है, ये क्या सिस्टिक डक्ट है, ये आपके पास क्या कॉमन बाइल डक्ट है, ये क्या है, अच्छा इतना इतना अभी के लिए, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन आपके पास यहाँ से आएगा इनटू द, अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अब देखिए ये यहाँ से एक पंप के थ्रू ना, ये एक पंप होता है इसमें बिलियरी ट्रैक्ट में, जिसके थ्रू ना ये हेपेटोसाइट एंड बिलियरी ट्रैक्ट के बीच में ये पंप होता है, जिसके थ्रू ये हेपेटोसाइट इस बिलीरुबिन को पंप करते हैं इनटू द दिस ट्रैक्ट। अब ये यहाँ से जैसे ही आया, ये आपके पास यहाँ से आएगा 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 यहाँ तक आ गया आपके पास। ये यहाँ पर क्या था, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट मिलके क्या बना रहे थे, हेपेटो पेंक्रियाटिक एम्प्यूला, या फिर इसे हम एम्प्यूला वेटर भी कहते हैं। एंड ये बाइल आके यहाँ पर आपके पास इनटू द जो है ना सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में आपके पास रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ से ये क्या होगा, ये आगे आएगा इनटू द इंटेस्टाइन। एंड ये आपके पास ना बिलीरुबिन यहाँ पर, बिलीरुबिन पर नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द जीआई रिएक्ट करते हैं। एंड ये जो बिलीरुबिन है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इनटू द यूरोबाइलिनोजन में, किसमें, यूरोबाइलिनोजन में। एंड फर्दर इसकी जो ना ब्रेकडाउन होगी, नॉर्मल फ्लोराई करेंगे आपके पास, इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू द स्टर्कोबाइलिनोजन। दिस स्टर्कोबाइलिनोजन इज गोइंग टू एक्सक्रीट वाया फीसिस, and this urobilinogen going to excrete via यूरिन। तो ये दोनों आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। तो ये क्या था आपके पास, बिलीरुबिन कैसे बना, बिलीरुबिन कैसे बना, इसकी नॉर्मल पाथवे क्या थी, ये आपके पास कंजुगेट कहाँ पर हुआ, एंड यूरिन में कैसे एक्सक्रीट हुआ, फीसिस में कैसे एक्सक्रीट हुआ, ये क्या था, इसका पूरा नॉर्मल पाथवे था, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, ये यूरोबाइलिनोजन आपके पास ब्लड में आ गया, ब्लड में आने के बाद ये नेफ्रॉन में आया, नेफ्रॉन में आने के बाद ये यूरोबाइलिनोजन यूरिन में एक्सक्रीट हो गया, ठीक है। तो ये क्या था, इसका नॉर्मल पाथवे था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लीजन करूँगा, अगर मैं इस पूरे पाथवे में कहीं पर भी ब्लॉक कर दूं या फिर किसी चीज़ को बढ़ा दूं, तो आपके पास जॉन्डिस डेवलप होगा, मतलब क्या, हाइपर बिलीरुबिनीमिया होगी। हाइपर बिलीरुबिनीमिया इज़ द काज ऑफ जॉन्डिस ना, यही है ना, ड्यू टू द हाइपर बिलीरुबिनीमिया ये चीज़ें हो रही हैं। तो अभी देखना कि कैसे होता है, अभी मज़ा आने वाला है आपको। अब देखिए नंबर 1 आपके पास काज के 5 जो है ना इसके काजेज़ बताऊँगा आपको। नंबर वन ये काज यहाँ पर होगा, यहाँ पर कर दें या फिर यहाँ पर कर दें 1। नंबर 2 काज यहाँ पर कर दें, नंबर 3 काज यहाँ पर कर दें, नंबर जो है ना 4 काज आपके पास यहाँ पर कर दें, नंबर 5th काज यहाँ पर कर दें। 5 काजेज़ बताऊंगा मैं आपको, यही काजेज़, ठीक है। नंबर 1 पर क्या है आपके पास, इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन प्रोडक्शन। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की इसकी प्रोडक्शन में बढ़ा दूँ, कैसे बढ़ा दूँ। नंबर 1 काज इज़ द हेमोलिसिस, नॉट हेमोलिसिस, एक्सेसिव हेमोलिसिस। एक्सेसिव हेमोलिसिस, एक्सेसिव हेमोलिसिस से मतलब क्या कि जो है ना हेमोलिसिस हो, आरबीसीज की जो है ना बहुत ज़्यादा हेमोलिसिस हो, लाइक आपके पास हेमोलिटिक अनीमियाज आती हैं, G6PD डेफिशिएंसी अनीमिया आती है ना, एंड हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस आती है, एंड आपके पास सिकल सेल अनीमिया आती है, थैलेसीमिया आती है। इनमें क्या होता है आपके पास एक्सेसिव हेमोलिसिस होती है, तो उनमें आपके पास थोड़ी सी जॉन्डिस टाइप के ना फीचर्स मिलते हैं आपको ड्यू टू द हेमोलिसिस एंड
हेमोलिसिस की वजह से आपके पास बिलीरुबिन बढ़ जाता है उसकी वजह से, ठीक है। तो नंबर 1 काज ये था इसका। नंबर 2 काज एब्जॉर्ब लार्ज हेमेटोमास। अब हेमेटोमास में आपके पास क्या होते हैं, आरबीसीज होते हैं। हेमेटोमा आपके पास क्या होता है, अब जो है ना इसमें आरबीसीज की कलेक्शन होती है, तो इसको अगर एब्जॉर्ब कर लें, हेमेटोमास को अगर एब्जॉर्ब कर लें, तो एब्जॉर्ब होने के बाद ना उनकी हेमोलिसिस ही होती है, ठीक है। उनकी हेमोलिसिस की वजह से आपके पास फिर भी बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा बनता है। एंड बिलीरुबिन अगर ज़्यादा बन गया तो आपके पास अब देखिए यहाँ पर देखें क्या होता है। अच्छा मैं बताता हूँ। नंबर 1 काज क्या है, इनकी अनकॉन्जुगेटेड प्रोडक्शन की काजेज क्या है, हेमोलिसिस। अब से एग्जामिनर सिर्फ अगर आपने हेमोलिसिस बता दिया ना तो आपको पूरे नंबर दे देगा, ठीक है। तो ये होता है इसमें। उसके बाद आपके पास क्या है, नंबर 2 डिफेक्टिव अपटेक। अब ये बिलीरुबिन यहाँ से बंद हो गया, लेकिन इसकी अपटेक बिल्कुल नहीं है। ये इसकी क्या है, अपटेक बिल्कुल नहीं है। कुछ ड्रग्स होते हैं जो इसकी अपटेक को इनहिबिट करते हैं। ये ड्रग्स आपसे एग्जामिनर नहीं पूछेगा आपके पास, आपसे जो है ना ये थोड़ी सी इसकी मतलब क्या, थोड़े से पैथोलॉजी वालों से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपसे नहीं पूछ सकते। नंबर 1 क्या है इसका, सल्फोनामाइड्स एंड पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स इसकी अपटेक को इनहिबिट करते हैं। ये आप याद नहीं करें, कोई मसला नहीं इससे, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 काज इज़ द पुअर कॉन्जुगेशन। क्या, पुअर कॉन्जुगेशन। अब ये बिलीरुबिन यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर ये स्टिल अनकंजुगेटेड है। यहाँ पर मसला आ गया किसमें, इनटू दिस एंजाइम। ये एंजाइम जो है इसमें मसला आ गया। इस एंजाइम में अगर मसला आ जाए, इसके ना 3 काजेज़ हो सकते हैं। इसके 3 काजेज़ के क्या हैं, नंबर 1 इज़ डिक्रीज गैमा ग्लूट्राइल ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम, इसका नाम क्या था, ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम यहाँ पर ये रिएक्शन करवा रहा था, ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कन्वर्ट कर रहा था इनटू द कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ठीक है। नंबर 1 काज क्या है, डिक्रीज ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। नंबर 2 हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की वजह से आपके पास क्या है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी आरबीसीज में एंड नॉट आरबीसीज, हेपेटोसाइट्स में। एंड हेपेटोसाइट अपना ये फंक्शन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये कॉन्जुगेशन हेपेटोसाइट्स में ही तो होती है, ठीक है। नंबर 2 इज़ अ ड्रग नोन एज द रिफेम्पिन। ये रिफेम्पिन आपके पास क्या करता है, ये इस ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज को इनहिबिट करता है। ये रिफेम्पिन आपके पास एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, ठीक है। ये टीबी में दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो ये तीनों काजें आपके पास क्या, पुअर कॉन्जुगेशन के। एंड यहाँ पर एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये जो आपके पास ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज है, ये डिक्रीज़ हो जाए ना, इसके ना आपके पास जो है ना 3 जो है ना आपके पास स्टेजेस आती हैं। एक आती है आपके पास क्या, माइल्ड कॉम्प्लिकेशन, मॉडरेट कॉम्प्लिकेशन। तीसरी आती है आपके पास क्या, सिवियर। माइल्ड में आपके पास एक सिंड्रोम आती है जिसे हम बोलते हैं क्या, गिलबर्ट सिंड्रोम। अगर इसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल थोड़ी सी लो है, इसे हम बोलेंगे क्या, गिलबर्ट सिंड्रोम। एंड जब इसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल मॉडरेट हो जाएगी, इसे हम बोलेंगे क्या, क्रिगलर निज्जार सिंड्रोम टाइप 2। क्रिगलर निज्जार टाइप 2। जब सिवियर हो जाएगी तो आपके पास इसे हम बोलेंगे क्या, क्रिगलर निज्जार 2। एंड दिस इज़ वेरी लीथल। इसमें आपके पास डेथ हो ही जाती है। एंड इसमें सर्वाइवल के बहुत चांसेस होते हैं गिलबर्ट में, ठीक है। एंड जो आपके पास इसमें आप एक ड्रग दे रहे होते हैं, उस ड्रग को हम बोलते हैं क्या, फिनोबार्बिटोल। इसमें ड्रग दे रहे होते हैं, ठीक है, इनमें। तो ये आप ना बस नाम याद कर लें। क्रिगलर निज्जार 1 जो है ना बहुत सीवियर होती है, इसमें डेथ हो जाता है। 2 आपके पास बहुत सी नॉर्मल सी होती है। गिलबर्ट सिंड्रोम आपसे पूछ सकते हैं, बिकॉज़ ये आपके पास बायोकेमिस्ट्री की बुक में दिया हुआ है। बिकॉज मैं आपके पास बायोकेमिस्ट्री भी कवर कर रहा हूँ, एंड आपके पास फिजियोलॉजी भी कर रहा हूँ, एंड थोड़ी सी पैथोलॉजी भी कर रहा हूँ, तो मैं पूरा बताऊँगा, ठीक है। तो ये होता है। 3rd काज हो गया हमारा, ठीक है। अब देखें जो 4th काज है, 4th में आपके पास क्या है, पुअर ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन फ्रॉम हेपेटोसाइट टू बिलियरी ट्रैक्ट। अब देखें यहाँ पर ये कॉन्जुगेट हो गया, यहाँ पर ये कॉन्जुगेट तो हो गया, लेकिन ये यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा इनटू दिस वन। ये बिलियरी ट्रैक्ट में यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, बिकॉज ये मसला आ गया इस पंप में मसला आ गया। तो 4th काज क्या है, ये वाला है, ठीक है। इसके 3 काजेज हो सकते हैं। एक आती है आपके पास क्या, सिंड्रोम आती है, उस सिंड्रोम को हम बोलते हैं क्या, ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम।
ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, दूसरी आती है रोटर सिंड्रोम, एंड इसका काज होता है हेपेटाइटिस। ये तीनों इसके काजेज हैं। ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम को हम ना ब्लैक लिवर भी कहते हैं। क्या? ब्लैक लिवर। इसमें लिवर बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 काजेज हो गए। एंड नंबर 5th काज है, यहाँ पर मैं इसके फ्लो को यहाँ पर बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट कर दूँ। क्या? ऑब्स्ट्रक्ट कर दूँ। तो ये क्या है? बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन 2 चीज़ों से हो सकती है। नंबर 1 इज़ द गाल स्टोन। गाल स्टोन यहाँ पर मैं लगा दूँ, ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा फ्लो। एंड दूसरा आपके पास क्या है? इज़ द कोलीडोकल सिस्ट। अब कोलीडोकल सिस्ट क्या है? यहाँ पर ये जो हेपेटोपेंक्रियाटिक एम्प्यूला है ना, यहाँ पर इसके ऊपर एक मसल होता है जिसे हम बोलते हैं क्या? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ठीक है, इसके ऊपर एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं क्या? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये जो स्फिंक्टर ऑफ ओडी है, ये अगर यहाँ पर रिलैक्स होगा तो आपके पास ना यहाँ पर ये बाइल फ्लो होगा इनटू द ड्यूडिनम। अगर ये यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड ही रहे, मतलब कि ये बंद ही रहे, मतलब कि जब रास्ता बंद होगा तो आपके पास कैसे चीज़ आपके पास वहाँ से फ्लो करेगी, ठीक है। जब ये नाली बंद हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी? ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसकी ऑब्स्ट्रक्शन को, इसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ओडी को हम बोलते हैं क्या? कोलीडोकल सिस्ट। ठीक है, तो ये दोनों काजेज हैं ऑब्स्ट्रक्शन के, ठीक है। अब देखें, ये कहेंगे कि ना आप अभी तक कहेंगे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, बिकॉज जो आपके पास जॉन्डिस है, जॉन्डिस के ना 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 प्री हेपेटिक जॉन्डिस, नंबर 2 हेपेटिक जॉन्डिस, नंबर 3 पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। अब ये टाइप्स मैं बताते जा रहा हूँ अभी आपको। अब देखें यहाँ पर क्या है? काज 1, काज 2, काज 3, 1, 2 एंड 3। इन तीनों में देखें, नंबर 1 में क्या था? हेमोलिसिस हो रही थी। हेमोलिसिस की वजह से क्या चीज़ बढ़ रही थी? ये बिलीरुबिन। ये क्या था? बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड था, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ रहा था। नंबर 1 काज में भी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है। नंबर 2 में अगर इसकी अपटेक नहीं हो, अनकॉन्जुगेटेड की अपटेक नहीं हो तो क्या बढ़ेगा? अनकॉन्जुगेटेड ही बढ़ेगा ना, ठीक है। नंबर 3 में क्या थी? पुअर कॉन्जुगेशन। जब इसकी कॉन्जुगेशन नहीं होगी तो आपके पास क्या चीज़ बढ़ेगी? ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन यहाँ पर बढ़ेगा। तो नंबर 1, 2 एंड 3 काजेज में आपके पास क्या है? इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। ठीक है, इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। एंड ये तीनों काजेज आपके पास कहाँ पर हो रहे हैं? बिफोर लिवर हो रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, ये चीज़ें बिफोर लिवर हो रही हैं। नंबर 1 काज क्या था? इंक्रीज प्रोडक्शन। नंबर 2 काज क्या था? डिफेक्टिव अपटेक। नंबर 3 क्या था? पुअर कॉन्जुगेशन। एंड ये तीनों काजेज आपके पास बिफोर लिवर हो रहे हैं। तो इन तीनों काजेज की वजह से आपके पास जो जॉन्डिस होगी उसे हम बोलेंगे क्या? प्री हेपेटिक जॉन्डिस, ठीक है। नंबर 4th काज में क्या है? पुअर ट्रांसपोर्ट ऑफ द कॉन्जुगेटेड। यहाँ पर कॉन्जुगेट हो गया, लेकिन यहाँ पर इसकी ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही, ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रॉम हेपेटोसाइट टू द बिलियरी ट्रैक्ट। यहाँ पर इसकी ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेपेटिक कॉज की वजह से कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ गया, बिकॉज यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो गई है इसकी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेपेटिक जॉन्डिस, ठीक है। नंबर 3 आपके पास क्या है? पोस्ट हेपेटिक। पोस्ट हेपेटिक का मतलब क्या है? इस बिलियरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। एंड इस पोस्ट हेपेटिक को ना हम जो है ना ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहते हैं। एंड प्री हेपेटिक को हम हेमोलिटिक जॉन्डिस भी कहते हैं, ठीक है। पोस्ट हेपेटिक में यहाँ पर क्या कर दूँ? ऑब्स्ट्रक्शन कर दूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी कॉन्जुगेटेड, यहाँ बिकॉज यहाँ पर क्या है? कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, तो ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन यहाँ पर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या था इसका? ये था, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये जो हीमोसिड्रिन बन रहा था, अगर हेमोलिसिस ज़्यादा होगी तो आयरन भी ज़्यादा बनेगा, आयरन ज़्यादा बनेगा तो फेरेटिन ज़्यादा बनेगा, फेरेटिन ज़्यादा बनेगा तो हीमोसिड्रिन ज़्यादा बनेगा। हीमोसिड्रिन जब ज़्यादा हो जाता है ना ब्लड में, तो आपके पास 2 कंडीशन होती है। एक आता है आपके पास क्या? हीमोसिड्रोसिस, दूसरा आता है हीमोक्रोमेटोसिस। बेसिकली दोनों में होता क्या है? दोनों में इंक्रीज हीमोसिड्रिन लेवल होती है, बट हीमोसिड्रिन की लेवल जब थोड़ी सी ज़्यादा हो, लाइक आपके पास लेट्स सपोज नॉर्मल लेवल है 20, मैंने यहाँ पर क्या कर दी? 25 कर दी, तो इसे हम बोलेंगे हीमोसिड्रोसिस। यहाँ पर क्या? इंक्रीज लेवल ऑफ हीमोसिड्रिन बट नो डैमेज टू द टिश्यूज़, हीमोसिड्रोसिस। उसके बाद लेट्स सपोज ये 25 कर दी थी, यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर क्या कर दी? 45। ये क्या? बिल्कुल बहुत ज़्यादा बन गया। एंड दिस हीमोसिड्रिन इज़ गोइंग टू डैमेज द टिश्यूज़, एंड दिस कंडीशन इज़ नोन एज हीमोक्रोमेटोसिस। क्रोमेटोसिस मतलब क्या? क्रॉनिक। क्रोनिक मतलब क्या? क्रोनिक का मतलब होता है डैमेज, ठीक है। सिड्रोसिस मतलब क्या? डैमेज नहीं होगा इतना टिश्यूज़ को। ये दोनों जो है ना टर्म्स आपको आनी चाहिए, ठीक है, इनमें क्या क्या होता है। अच्छा,
तो ये भी हमारे पास हो गया। एंड यहाँ पर जब जब आपके पास लिवर डैमेज होता है, अच्छा ये मैं अभी आपको यहाँ पर बताता हूँ, आ जाए। ये आपके पास इज़ द लाइफ सेविंग चार्ट, आपके पास में यहाँ से बहुत सारे MCQ इसमें से आपके